आज हम नम्स केमिस्ट्री का 2019 का पोर्शन डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस डिस्कशन से आपको ना सिर्फ केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट मिलेगी बल्कि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नम्स का पेपर किन बुक से आता है, फेडरल से आता है या केपी के या पंजाब की बुक से। तो आपने डिस्कशन को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नम्स में किस तरह के एमसीक्यू आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 21 वाला, पहले 20 इंग्लिश के एमसीक्यू से, तो 21 वाला एमसीक्यू है हमारे पास। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन फ्यूल सेल इज़। तो फ्यूल सेल है पंजाब की बुक में से एमसीक्यू, फ्यूल सेल पंजाब की बुक में भी है। तो इसका आंसर है हमारे पास कि के ओ एच जो है उसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रो फ्यूल सेल में। तो आपको फ्यूल सेल में दूसरी तरह के एमसीक्यू जो पूछ सकते हैं वो आपको रिएक्टेंट्स पूछ सकता है कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं फ्यूल सेल में। वो आपको एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस हैं उनके मतलब पूछ सकता है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। वो आपसे इलेक्ट्रोड पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड यूज़ होता है कंप्रेस्ड कार्बन फ्यूल सेल में। वो आपसे पूछ सकता है कि कितने परसेंट बॉन्ड एनर्जी फ्यूल सेल में ऑब्टेन होती है। तो आपने बताना है कि 75% बॉन्ड एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड। ये पंजाब की बुक में लिखा हुआ है। तो ये एमसीक्यू तो उसने पंजाब की बुक में से डाला है। अगला एमसीक्यू देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने ये सारे बेंजीन के जो डायरेक्टर्स होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स, उसने ये वाले दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्टिविटी आर्डर होता है वो डी एक्टिवेटर का सबसे कम होता है। उसके पास बेंजीन आता है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है एक्टिवेटर की। तो अब देखते हैं, अब ये देखें, रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन, मतलब कि उसने पूछा है कि इनमें से डीएक्टिवेटर कौन है। तो अब देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेटर है या नहीं। ये नाइट्रोबेंजीन, ये NO, ये नाइट्रोबेंजीन। आपको पता है कि नाइट्रोबेंजीन अगर बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो होता है डीएक्टिवेटर। अब ये देखें, ये तो डीएक्टिवेटर हो गया। तो उसने डीएक्टिवेटर ही पूछा था। फिनोल को देख लेते हैं, फिनोल क्या है। अब ये देखें, ये फिनोल ओ के साथ एच अटैच होता है। तो जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है ओ, वो एस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब ये एक्टिवेटर है, फिनोल एक्टिवेटर है। एनिलीन देख लेते हैं, एनिलीन क्या होता है। एनिलीन इस तरह, ये बेंजीन NH2 उसके ऊपर अटैच होता है, NH2। अब ये देखें, N इससे जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, वो S से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब ये भी एक्टिवेटर है। टालोइन CH3 होता है जिसमें सी डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से, CH से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये भी एक्टिवेटर है। तो एक ही डी एक्टिवेटर बच गया, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन डी एक्टिवेटर है, वो रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, उसने पूछा है कि वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। तो अब ये देखें, आपने इस तरह याद रखना है इसको। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखें, आपने इसको इस तरह याद रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और डेंसिटी मिनिमम और डेंसिटी मिनिमम। अब ये देखें, यहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, यहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम और डेंसिटी मैक्सिमम। अब ये देखें, डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे आ गई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ले कि मिनिमम डेंसिटी कहाँ पे है, तो मिनिमम डेंसिटी यहाँ पे होती
तो आपने इसका आंसर क्या लगाना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी पंजाब की बुक में लिखा हुआ है, वाटर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये तो तकरीबन सारी बुक में लिखा होता है क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन पॉलीमर। तो ये पंजाब की बुक में है, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ये सारे टॉपिक पंजाब की बुक में से हैं। अब ये देखें इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है, अब ये देखते हैं। इपॉक्सी रेजिन नहीं, ये तो कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन। पॉलीमाइड्स नहीं, पॉलीमाइड हमें पता है कि नायलॉन होता है, और नायलॉन जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमर का नतीजा है। पॉलीएस्टर नहीं, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। एक्राइलिक रेजिन जो है वो है एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर वो होता है जिसमें H2O या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे NH3 रिलीज ना हो। ये पंजाब की बुक में से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन। तो ये तकरीबन सारी ही बुक्स में लिखा हुआ है कि जो मेटल कम्प्लेक्सेस होते हैं, ट्रांजिशन कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, उनमें जो कलर शो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ये डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन डी पर ट्रांजिशन करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर, तो जो वेवलेंथ रिलीज़ होती है उसकी वजह से कलर बनता है ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस का, तो इसी वजह से उनका रंग आता है। तो आपसे इनमें से और तरह क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, जैसे पंजाब की बुक में है TiH2O6 +3, ये कौन सा कलर अब्जॉर्ब करता है, कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह आपसे वो दूसरे भी पूछ सकता है। और आपने इसमें से एक कंसेप्ट और याद रखना है कि जिन कम्प्लेक्सेस में मेटल आयन जो होगा, जैसे कोई भी दे दे स्कैंडियम+3, अगर स्कैंडियम+3 होगा तो इसमें कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं है, तो ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करता, इसलिए कलर भी शो नहीं करता। अगर कोई भी आपको कंपाउंड दे दे, आप पहले उसकी ऑक्सीडेशन निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के अगर आप उसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो आपने कहना है कि ये कोई कलर शो नहीं करेगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, आपने ये याद रखनी है। कलर वही शो करता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स में। तो आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखना है, ये पंजाब की बुक में से था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिएजेंट यूज टू रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन। अब ये देखें, ये भी पंजाब की बुक में लिखा हुआ है। इसका आंसर है फास्फोर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये पंजाब की बुक में रिएक्शन भी लिखा हुआ है। मैं आपको रिएक्शन तो पूरा नहीं लिख सकता, लेकिन ये आपकी पंजाब की बुक में ये MCQ लिखा हुआ है, ये पूरा रिएक्शन भी साथ लिखा हुआ है। 27 वाला MCQ है हमारे पास, द स्मोक हैविंग हाई कंटेंट्स ऑफ SO2। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो पंजाब की बुक का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल में, उसमें से ये MCQ लिया गया है और इसका आंसर है रिड्यूसिंग स्मोक। SO2 रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। तो ये कैसे होता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख ले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हाई कंटेंट्स ऑफ SO2 की वजह से रिड्यूसिंग स्मोक। पंजाब की बुक में एक और टर्म है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है, फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होती है। तो आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह याद रखना है कि कैसे वो एग्जामिनर MCQ डाल सकता है। 28 वाला MCQs है, द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। तो ये मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के टॉपिक में से लिया गया है। यकीनन ये तमाम बुक में लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है उसमें जो रिलेटिव अबंडेंस होती है उसको फिर कंपेयर करते हैं कार्बन 12 की अबंडेंस से। तो हमारे पास जो
रिलेटिव जो मास आता है उसको फिर रिलेटिव आइसोटोपिक मास कहते हैं। इसी तरह इसका आंसर क्या हो गया, कार्बन 12। यहाँ पे कार्बन 13 का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपने रीडिंग अच्छी तरह करनी है हर बुक की, ये तकरीबन हर बुक में लिखा हुआ है कार्बन 12, तो कार्बन 12 इसका आंसर होगा। तो रीडिंग करते वक्त आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करना होता है, कार्बन 13 है, कार्बन 12 है या कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडस्ट्रियली वाटर गैस इज कन्वर्टेड इनटू मेथानॉल बाय यूजिंग कैटालिस्ट। तो इसका आंसर है हमारे पास ZnO प्लस Cr2O3। तो आपने ये भी याद रखना है कि वाटर गैस कहते किसे हैं, CO प्लस हाइड्रोजन के जो मिक्सचर होता है उसको वाटर गैस कहते हैं। तो इसका आंसर ये पंजाब की बुक में था, मेथानॉल की प्रिपरेशन में। आपने एथेनॉल की प्रिपरेशन को भी गौर से पढ़ना है, उसमें से भी MCQ आ सकते हैं। इसी तरह अगला है जो MCQ है, प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसनट्रेशन इज़। तो आपने याद रखना है कि जब जो आयनिक जो KSP है, आयनिक प्रोडक्ट है, उसने पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसनट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसनट्रेशन जब KSP से बड़ा हो जाए तो प्रेसिपिटेशन होती है। अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से लेस हो तो वो होता है अनसैचुरेटेड। अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल हो KSP के तो वो होता है सैचुरेटेड। तो वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है KSP से तो क्या होगा, ये सुपर सैचुरेटेड। जब सुपर सैचुरेटेड हो जाता है कंपाउंड तो फिर प्रेसिपिटेशन अकर होती है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इज, तो आपने आंसर लगाना है ग्रेटर देन KSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इज़ प्रिडिक्टेड बाय। तो उसने पूछा है कि वंडर वाल इक्वेशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है। काइनेटिक हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो इंथाल्पी से रिलेटेड है। उसने पूछा है कि टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट मतलब कि, तो रिएक्शन रेट के चैप्टर में से हमने पढ़ा था कि आर्हीनियस इक्वेशन होती है, जो आर्हीनियस इक्वेशन, ये सी वाला ऑप्शन आर्हीनियस इक्वेशन, ये प्रिडिक्ट करती है इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। आर्हीनियस इक्वेशन है क्या, K इज इक्वल टू AE माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT। तो आपने इस इक्वेशन को भी अच्छी तरह याद रखना है। आपने ये भी याद रखना है कि स्लोप का यूनिट क्या होता है, इसमें ग्राफ किस किस के दरमियान बनता है, log K और 1/T के दरमियान बनता है ग्राफ। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है। 32 वाला MCQ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल इज़ गिवन बाय। तो इन अ सब शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने इन फार्मूलाज को भी अच्छी तरह याद रखना है, जैसे n² हो गया, 2n² हो गया, 2l+1 हो गया, 2 इंटू 2l+1 हो गया। तो ये मैं आपको सारे फार्मूले बता देता हूँ। ये n² होता है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ शेल ये n²। 2n² होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, 2l+1 होता है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। ये नंबर ऑफ n² होता है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, 2l+1 होता है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। तो ये 2 इंटू 2l+1 होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये शेल के लिए और ये सब शेल के लिए। और ये जो ये वाला है n², ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स, 2l+1 भी नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स। ये वाला n² नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, 2l+1 नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। तो आप इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 2l+1। उसने इलेक्ट्रॉन्स का पूछा था, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। अगर इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल पूछता है तो n² का फार्मूला लगाते। 33 वाला MCQ है, मैंने ये डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे, इसलिए इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इफ़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज क्लोज टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इट मीन्स दैट। अब ये देखें, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो, इसका मतलब यही है कि क्लोज, ये यहाँ पे रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, यहाँ पे रिएक्टेंट ला दें, ये रिएक्टेंट की एनर्जी
और ये एक्टिवेशन, यहाँ पे एक्टिवेशन है जी, ये देख लेते हैं। अब ये देखिए एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाता है तो तब एनर्जी रिलीज़ हो के वो प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू कर देता है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन रेट तेज़ होगा। अगर यही एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कर दी जाए तो रिएक्शन रेट स्लो होगा, क्योंकि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनने में देर लगेगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, फास्ट रिएक्शन होगा। तो 34 वाला एमसीक्यू है आगे। द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पर चार्ज पूछा है। हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। और ये प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर 1 - 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। और इसी तरह न्यूट्रॉन पर चार्ज पूछे तो चार्ज न्यूट्रॉन पर ज़ीरो होता है। इसी तरह ये पंजाब की बुक में, तकरीबन हर बुक में होगा ये वाला एमसीक्यू, ये वाली इन्फॉर्मेशन। आपने इनके मासेस भी याद रखने हैं। प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी तरह आपने न्यूट्रॉन का मास याद रखना है, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह याद रखना है। इनका मास आपने एएमयू में भी याद रखना है, इनका मास आपने किलोग्राम में भी याद रखना है। वो किसी में भी पूछ सकता है, अगर चार्ज की इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है तो मैथ की इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ये -19 का ऑप्शन यही है एक, बाकी में -11 है, इसमें -11 है, इसमें -21 है, इसमें -31 है। अब ये देखें अगला क्वेश्चन है। ये वाली इन्फॉर्मेशन तो उसने पंजाब की बुक में से उठाई है। एट एट 1429 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वाटर विल बॉयल एट। तो ये पंजाब की बुक में से है, ये मेरे ख्याल में किसी और बुक में नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखें, आपने पंजाब की बुक में दूसरी वैल्यूज़ भी दी गई हैं, 79 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह 79 डिग्री सेंटीग्रेड के माउंट एवरेस्ट पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह उसने मरी हिल्स पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है वाटर का। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है कि जो भी बुक में इंफॉर्मेशन है आपने उसको अच्छी तरह याद रखना है। द नेचुरल अबंडेंस ऑफ, अब ये देखें बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे याद करें नेचुरल अबंडेंस। ये पंजाब की बुक में से है, ये वाला टेबल बना होगा पंजाब की बुक में से। तो आप बच्चे पूछते हैं कि ये टेबल कैसे याद करें, लेकिन आपको वो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक है, वो देखें। अब ये देखें, ब्रोमीन का मैस है, ब्रोमीन का मैस होता है 79 के करीब। अब ये देखें, दो आइसोटोप हैं, एक 79 वाला और एक 81 वाला। आपने याद रखना है कि जिसका मैस एक्चुअल मैस के आसपास होगा, जिसका मैस एक्चुअल मैस के आसपास होगा उसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी। अब ये देखें, ये तकरीबन हर स्टूडेंट को पता है कि 75 और 25 जो होता है ये क्लोरीन का होता है। ब्रोमीन 79 और 81 का उसने पूछा है। 60-40 नहीं। अब ये देखें, यहाँ पे आप दूसरी ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगर दो क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन हो तो आंसर उनमें से ही एक होगा। दो क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन हो तो आंसर उनमें से एक होगा। ये ऑप्शन आप वैसे ही डिलीट कर सकते हैं। अब ये देख, इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में से वो वाला होगा जो मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई है कि 79 का ब्रोमीन 79 जो आइसोटोप है उसका मैस एक्चुअल मास के आसपास है, तो 79 की अबंडेंस ज़्यादा होगी। तो इसमें से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 79 की 50% होगी और 81 की 49% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसने पंजाब की बुक में से उठाया है, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस में से। द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्स, इस कम्प्लेक्स की उसने पूछी है कि हिब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इसकी हिब्रिडाइजेशन 6 है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है। तो 6 हमें पता है कि हिब्रिडाइजेशन देती है
sp2d3। अब ये देखें, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, sp2d3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following factor affect the reversible chemical reaction in accordance with the ली चैडलियर प्रिंसिपल। तो ली चैडलियर प्रिंसिपल हमें पता है कि प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर सब का जो इफेक्ट होता है वो ली चैडलियर प्रिंसिपल से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट आ गया, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये तकरीबन हर बुक में होगा ये वाली इंफॉर्मेशन। द नेचर ऑफ लाइसिन, लाइसिन की अमाइनो एसिड की नेचर पूछी है। बाकी बुक्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पंजाब की बुक में लाइसिन का स्ट्रक्चर भी दिया गया है, उसका फार्मूला भी दिया गया है। तो लाइसिन का हमें पता है कि स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि उसमें से उसमें 2 NH2 होते हैं, 2 NH2 ग्रुप होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा NH2 ग्रुप हो वो बेसिक होता है। तो इसका आंसर हमारे पास बेसिक आ गया। ये इन्फॉर्मेशन तो उसने पंजाब की बुक में से उठाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर 50% 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो आपने याद रखना है डाईअमोनियम फास्फेट जो होता है उसमें 75 प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो डाईअमोनियम फास्फेट का ये कैल्शियम सुपर फास्फेट का फार्मूला है, ये यूरिया का फार्मूला है, ये अमोनियम नाइट्रेट का, और जो आपको फार्मूले भी सारे फर्टिलाइज़र के याद होने चाहिए। तो डाईअमोनियम फास्फेट का हमारे पास फार्मूला है NH2HPO4, तो इसका आंसर बीटा आ गया। 41 वाला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लेटिस एनर्जी। तो आपने याद रखना है कि लेटिस एनर्जी का फार्मूला क्या है। लेटिस एनर्जी इज इक्वल टू के चार्जेस का प्रोडक्ट और उनके दरमियान डिस्टेंस। डिस्टेंस को इस तरह भी ले सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव चार्ज। अब ये देखें, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा चार्जेस का उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ये देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, NaCl में +1 KCl में क्या है +1 ये तमाम ऑप्शन में +1 है। अब साइज़ को देखेंगे, साइज़ ऑफ एनाइन या साइज़ ऑफ केटाइन। अब ये देखें, यहाँ पे NaCl KCl KBr LiCl तमाम में Cl A B और D ऑप्शंस में A B और D ऑप्शन में Cl है। अब 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 केटाइन का साइज़ देखेंगे कि केटाइन का साइज़ किस में से छोटा है। केटाइन का साइज़ जिसमें से छोटा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। KBr तो वैसे निकल गया, क्योंकि Br का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। Br का साइज़ ज़्यादा होगा, एनाइन का साइज़ ज़्यादा होगा, तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। उसने हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी पूछी है, मतलब जो यहाँ पे केटाइन का साइज़ इफेक्ट करेगा, जिस केटाइन का साइज़ लेस होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे Li का साइज़ है वो सबसे छोटा है, तो इसका आंसर LiCl होगा, उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। पहले चार्जेस को देखेंगे, अगर चार्जेस इफेक्ट कर रहे हैं लेटेस्ट एनर्जी को तो उसके मुताबिक आंसर करेंगे। अगर चार्जेस सेम है तो फिर केटाइन या एनाइन का साइज़ मैटर करेगा कि कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें से केटाइन का साइज़ फैक्टर एक फैक्टर था इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो उसके लिहाज से LiCl ऑप्शन हो गया हमारे पास। 42 वाला MCQ है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज अ रेट ऑफ रिएक्शन इन। तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, मोल पर DM³ 1 - n। तो उसने पूछा है कि सेम, तो ये पर सेकंड। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। अब यहाँ पे n, ये n है, ये n 0 1 2 और 3। अगर यहाँ पे 0 होगा, n को 0 पुट करें, 1 - 0 1 किसी भी की पावर 1, तो ये आ जाएगा। मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो k का यूनिट होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के इक्वल होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहाँ पे वो आप पूछ लेता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का k का यूनिट क्या होना था, तो 1 - 1 यहाँ पे कर देते,
वन माइनस वन ज़ीरो आ जाती, मोल माइनस मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक, मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक की पावर ज़ीरो, अगर किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो वन की इक्वल होता है, तो फर्स्ट आर्डर के लिए रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाता पर सेकंड। तो आप एन में से एन में वन टू और थ्री कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसका यूनिट क्या होगा। हिब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन सी एच ओ ग्रुप, तो आपने याद रखना है कि सी एच ओ ग्रुप ये वाला ग्रुप होता है, तो इसमें हिब्रिडाइजेशन होती है sp2। आपने इन पॉइंट्स को भी याद रखना है। अगर वो सीड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से पूछ ले तो यहाँ पे भी sp2 होगी। अगर कीटोनिक ग्रुप में से पूछ ले, कीटोनिक ग्रुप में से पूछ ले तो यहाँ पे भी sp2 इसकी हिब्रिडाइजेशन होगी, तो sp2 इसकी हिब्रिडाइजेशन होगी CHO ग्रुप में कार्बन की। 44 वाला एमसीक्यूज ये उसने, ये 43 तो ये ऊपर वाला हिब्रिडाइजेशन कॉमन कंसेप्ट है, ये तकरीबन हर बुक में होगा। 44 वाला एमसीक्यू, अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल अप टू 1 लाख, ये तकरीबन हर बुक में होगा, या 10th की बुक में या 11th या 12th की बुक एफएससी की बुक में। तो ये मुझे ये पता है कि पंजाब की बुक में ये वाला इंफॉर्मेशन दी गई है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर में। तो ये देखें 1 लाख यहाँ पे ये वाला अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा इसका आंसर हो गया। सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल 1 लाख जोन मालिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 45 वाला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैटी एसिड। फैटी एसिड आपने याद रखना है कि क्या होता है। अब ये देखें, पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड तो फैटी एसिड हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। ओलिक एसिड, ये आपने बायो में पढ़ा होगा, पंजाब वाले स्टूडेंट ने, ओलिक एसिड भी फैटी एसिड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये देखें, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये फैटी एसिड नहीं है। फैटी एसिड होते हैं ये एलिफैटिक हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं एलिफैटिक। तो फिनाइल एसिटिक एसिड जो है वो एसिड, वो फैटी एसिड नहीं है। उसने पूछा है नॉट अ फैटी एसिड, तो आपने नॉट, हर पेपर में आपने नॉट एक्सेप्ट बट का लफ्ज़ ज़रूर याद रखना है। ये देखें, नॉट एक्सेप्ट और बट के अल्फाज को ज़रूर गौर से पढ़ना है। जहाँ पे भी वो नॉट बट एक्सेप्ट लगाए आपने वहाँ पे अंडरलाइन करके वो एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो इसका आंसर फिनाइल एसिटिक एसिड। 46 वाला एमसीक्यू ये पंजाब की बुक में से है। डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इथीन देगा एथेनॉल। एथेनॉल दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो ईथर देता है, पंजाब की बुक में लिखा हुआ है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इथीन देता है डिहाइड्रेशन पे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया है, इथीन। द E/M वैल्यू ऑफ केनालिस इज मैक्सिमम फॉर। अब ये देखें, E/M वैल्यू जिसका मैथ्स कम होगा उसका उसकी E/M वैल्यू मैक्सिमम होगी। आपसे ये यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि केनाल रेज की जगह वो कैथोड रेज। तो आपने याद रखना है कि कैथोड रेज की जो मर्जी गैस इस्तेमाल कर लें वो गैस पे इंडिपेंडेंट है, वो जो भी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होगी वो उसकी इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब किनार रेज का उसने पूछा है, किनार रेज डिपेंडेंट करती हैं गैस के ऊपर, डिपेंडेंट हैं गैस की नेचर के ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब। तो जिस गैस का मैस कम होगा उसकी किनार रेज की E/M वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सबसे कम है। उसने ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और आर्गन। हाइड्रोजन का मैस सबसे कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा ऑप्शन होगा। इसकी E/M वैल्यू किनार रेज के लिए मैक्सिमम होगी। 48 वाला एमसीक्यू विच इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो आपने याद रखना है कि जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो न्यूक्लियोफाइल ज़रूर होगा। NH3 में ये एक नॉन पेयर इस तरह, NH2 में इस तरह दो लॉन पेयर आ जाएंगे NH2 में। OR में भी ऑक्सीजन पर
BH3 में नहीं है, BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, BH3 न्यूक्लियोफाइल नहीं है। 49 वाला MCQs ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में से उसने लिया है, FSC की पंजाब की बुक में से कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो SO3 की, जो H2SO4 की प्रोडक्शन है, H2SO4 की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें से उसने ये इंफॉर्मेशन उठाई है कि इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव की जाती हैं, कौन सा जो कंपाउंड है यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसको यूज़ किया जाता है। वो ऑप्शन में FeOH2 भी दे सकता था, लेकिन आपने अच्छी तरह याद रखना है FeOH3 यूज़ होता है। V2O5 की बात करते हैं। V2O5 कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है किस रिएक्शन में? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के रिएक्शन में। SO2 प्लस O2 ये देता है 2SO3। तो यहाँ पे V2O5, टेम्परेचर भी याद रखना आपने। हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जो टेम्परेचर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड। H2SO7 नहीं, H2SO7 तो बाद में जाके बनता है एब्जॉर्प्शन टावर में। 50 वाला MCQ है, ये तकरीबन हर बुक में होगा। द रेशो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं 12, उनमें से 6 होते हैं कार्बन कार्बन, 6 होते हैं कार्बन हाइड्रोजन। और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अगर वो आपसे पाई इलेक्ट्रॉन्स की पूछ लेता तो आपने इन दोनों को डबल कर देना था। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर 6 हो जाते हैं। पाई जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर 24 हो जाते हैं। तो आप 24 और 6 की रेशो निकालते हैं। लेकिन उसने यहाँ बॉन्ड्स पूछा है 12 और 6 की, जो 12 और 3 को यूज़ करेंगे क्योंकि बॉन्ड पूछा है। 12 को 3 से रेशो निकालेंगे तो 4/1 रेशो आ जाएगी इनकी। 51 वाला MCQ उसने, ये तकरीबन हर बुक में होगा हर स्टूडेंट को, चाहे बलोचिस्तान का हो या KPK का, सिंध का हो। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन K19 आपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1। अब ये देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, 3p और 4s1। 52 वाला MCQ है हमारे पास, उसमें पूछ रहा है कि द केसी यूनिट ऑफ रिएक्शन। तो आपने केसी यूनिट के लिए ये फार्मूला याद रखना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक की पावर डेल्टा एन। यहाँ पे डेल्टा एन क्या होगा? प्रोडक्ट का मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स, -2 -4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 2 -4 -2, -2 ऊपर रखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक। डेल्टा एन -2 आया हमारे पास, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोल -2। दो ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास, बीटा और चार्ली। चार्ली में बीटा में देखें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होना चाहिए +6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? चार्ली ऑप्शन आ गया हमारे पास। ये भी पंजाब की बुक में से उसने MCQ उठाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो CO, SO2 और NO2 ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, लेकिन PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। मतलब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं उनके कम्बिनेशन से, उनके बॉन्ड से PN बनता है। इस तरह H2SO4, H3PO4, अल्डिहाइड, ओजोन, ये सारे। अल्डिहाइड का भी आपने याद रखना है कि पंजाब की बुक में लिखा हुआ है कि ये पोल्यूटेंट है। इस तरह ओजोन, ये सारे सेकेंडरी। फोर वाला MCQ, ये कंसेप्चुअल MCQ है। आप देखें कैसे। When 2 moles of H2 and 1 mole of O2 react to form H2O2, 484 kilojoule heat is involved। उसने इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन पूछी है 1 मोल की। तो अब ये देखो उसने रिएक्शन ये दिया है, इस रिएक्शन की उसने पूछी है, दी है 484। तो इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन हमें पता है 1 मोल के लिए होती है, उसने 1 मोल के लिए पूछी है। ये 2 मोल के लिए है, तो 1 मोल के लिए क्या होगी? 1 मोल के लिए होगी 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 242, 242
-242 किलो जूल पर मोल एक मोल के लिए। अगर वो यहाँ पे 4 मोल की दे देता तो 4 पे डिवाइड कर देते, अगर वो 5 की दे देता तो 5 पे डिवाइड कर देते, क्योंकि इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन होती है ये 1 मोल के लिए है। अगर वो आपसे 1 मोल ना भी पूछता तो पूछता कि इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन निकालें, तो आपने 2 पे ही डिवाइड करना था। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 इज़ लेस दैन। अब ये देखें इस क्वेश्चन का क्या होगा। हाइड्रेशन एनर्जी मेरे ख्याल में तमाम बुक में है ये टॉपिक। एम जी हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, हाइड्रेशन होती है चार्ज ओवर साइज, जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगी उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। Mg+2 की लेस दैन Na+ से नहीं हो सकती, क्योंकि Na+ का चार्ज कम है, Na+ की कम होगी। एल लिथियम पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। अब 2 बच गए हमारे पास, Ca+, Al3+। अब Ca और Mg में किसकी ज़्यादा होगी, किसका साइज़ ग्रेटर है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। उसने पूछा है कि Mg की किससे कम है, लेकिन Mg की Ca से ज़्यादा होगी, क्योंकि Mg का साइज़ कम है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, एलुमिनियम का आयन Al+3। तो मैग्नीशियम आयन की एलुमिनियम आयन से कम लेटेस्ट एनर्जी है। विच कैटलिस्ट इज यूज टू ऑक्सीडाइज बेंजीन रिंग। 57 वाला MCQ। तो आपने याद रखना है कि बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज करने के लिए V2O5 यूज़ होता है। V2O5 यूज़ होता है तो फिर मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। आपने टेम्परेचर भी याद रखना है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। रहने निकल नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ये तो उसकी अगर अल्काइलेशन करनी हो तो FeBr3 तब यूज़ होता है। V2O5 ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग के वक्त यूज़ होता है। तो आपने अच्छी तरह याद रखना है इसको भी। 59 वाला MCQ है हमारे पास, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। तो डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। मतलब शील्डिंग इफेक्ट किसको रिस्पॉन्सिबल है, डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तकरीबन कंसेप्ट तमाम बुक में होगा। तो 60 वाला MCQ है, विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड गिव्स SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म हमें पता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 मैकेनिज्म देते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं वो SN1 भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं। टर्शरी जो होते हैं वो SN1 देते हैं। तो इसका ऑप्शन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट MCQ है 61 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस एज हाईएस्ट KB वैल्यूज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस है हाईएस्ट KB वैल्यूज। जितनी बेस स्ट्रांग बेस होगी उसकी उतनी KB वैल्यू हाई होगी। अब PKB वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए कि PKB जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो बेस होगी वो उतनी वीक होगी। अब यहाँ पे NaOH आपको पता होना चाहिए कि NaOH सबसे स्ट्रांग बेस है, तो उसका KB वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगा। NH4OH वीक बेस है, CH3NH2 वीक बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड भी वीक बेस है। तो NaOH स्ट्रांग बेस थी, स्ट्रांग बेस का हमें पता है कि KB वैल्यू भी हाईएस्ट होता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी। तो ऑप्शन हमारे पास रीड कर देता हूँ अगर आपको पढ़ने में मुश्किल आ रही है। इक्वल टू 0 चार्ली ऑप्शन है मोर देन 1.7, डेल्टा ऑप्शन है लेस देन 1.7। तो आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो वो मोर देन 1.7 हो। 63 वाला MCQ है, विच अल्कलीन अर्थ मेटल फॉर्म पारऑक्साइड। तो ये पंजाब की बुक में लिखा हुआ है कि बेरियम पारऑक्साइड जो होता है, यहाँ पे उसने ऑप्शन दिए बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो आपने याद रखना है कि बेरियम जो होता है वो पारऑक्साइड देता है
आपने टेम्परेचर भी याद रखना है, पंजाब वाले स्टूडेंट अगर रख सकते हैं 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बेरियम पर ऑक्साइड देता है, बेरिलियम पर ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, मैग्नीशियम बेसिक ऑक्साइड होता है, कैल्शियम बेसिक ऑक्साइड होता है। अब ये देखें अगला एमसीक्यू है, फिनोल रिएक्ट्स विथ CH3COCl। तो ये पंजाब की बुक में ये एमसीक्यू है। ये आपको अगर नज़र नहीं आ रहा है ऑप्शन तो मैं बोल देता हूँ। तो उसने ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। फिनोल रिएक्ट्स विथ CH3COCl, एथानॉइल क्लोराइड के साथ, एथानॉइल क्लोराइड के साथ फिनोल क्या देता है। तो आपने याद रखना है कि एथानॉइल क्लोराइड के साथ जो फिनोल होता है, ये पंजाब की बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है, फिनोल प्लस CH3COCl, सॉरी यहाँ पे Cl आएगा, Cl। अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, क्या बनेगा। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे एस्टर बनता है। इन दोनों का अगर रिएक्शन देखिए, पंजाब की बुक में लिखा हुआ है कि एस्टर, इन दोनों के रिएक्शन से एस्टर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। तो आपने याद रखना है कि ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो एसिडिक ऑक्साइड की जो एसिडिटी है वो बढ़ती जाती है। किसी भी एलिमेंट की जो यहाँ पे जो राइट पे एलिमेंट्स होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड ज़्यादा बनाएंगे, और जो लेफ़्ट पे होंगे एलिमेंट्स वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो लेफ़्ट से राइट जाते वक्त एसिडिटी बढ़ती है ऑक्साइड की। तो आपने इन क्वेश्चन में देखना है कि सबसे जो राइट पे है उसका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम है ए ऑप्शन में, फिर क्लोरीन है, फिर Na है, फिर कैल्शियम है। हमें पता है कि ये तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, एल्युमिनियम भी, एल्युमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, आपने याद रखना है। तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं बेसिस, तो Cl2O7 हमारे पास आ गया एसिडिक ऑक्साइड। ये पंजाब ये वाला एमसीक्यू पंजाब के एक्सरसाइज में से उठाया गया है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, तो आपने याद रखना है 58 टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन, आपको ये तो हर जो बोर्ड है उसका स्टूडेंट को पता हो कि ऑक्सीजन स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये मैं कह नहीं सकता किस बुक से है। C2O4-2 में से C की कैलकुलेट करनी है। आप, मैं एलिमेंट लिख देता हूँ अगर आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा। तो 2x-8 -2, 2x = -2 + 8, तो x = +3 आ जाएगा। तो कार्बन की आ गई हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट +3। अब ये देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू है, जो ये भी कंसेप्चुअल एमसीक्यू है आइसोमेरिज्म का, ये तकरीबन तमाम बुक में ही होगा। अब ये देखें इसका आंसर क्या होगा, डाईथाइल ईथर एंड एन ब्यूटाइल आर। तो आपने याद रखना है कि अल्कोहल और ईथर जो होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होती हैं। टाटोमर, तो डेल्टा ऑप्शन टाटोमर है। टाटोमर तो H पॉजिटिव की जो होता है एक्सचेंज की वजह से होता है, चेन आइसोमर भी नहीं हो सकता, पोजीशन आइसोमर नहीं शो कर से। आपने याद रखना है कि ईथर और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। 69 वाला एमसीक्यू है, शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू, सॉरी, SO2 में शेप होती है बेंट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। S एंड Cl2 में भी शेप बेंट होती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। SnCl2 में हमें पता है कि लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए उसकी शेप लीनियर नहीं रह सकती। CO2 ये होता है लीनियर शेप वाला। तो एस एस H2S की भी नहीं, एस में भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। BeF2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, BeF2। इसकी शेप CO2 की शेप से सिमिलर है। अब ये देखिए अगला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से ये कॉमन कंसेप्ट है, हर बुक में होता है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे
जो हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। जो नीचे एलिमेंट होंगे, कॉपर हो गया, प्लाटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकते एसिड में से, तो बीटा ऑप्शन प्लाटिनम इसका आंसर होगा करेक्ट। अब ये देखें, ये मैक्रो मालिक्यूल के टॉपिक में से पंजाब की बुक में से उठाया गया है। द शुगर यूनिट इन डीएनए मालिक्यूल, तो हमें पता है कि डीऑक्सीराइबोज होता है। कौन सा डीऑक्सीराइबोज होता है, 2 डीऑक्सीराइबोज या 3 डीऑक्सीराइबोज? तो आपने याद रखना है कि 2 डीऑक्सीराइबोज। उसने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, 1 डीऑक्सीराइबोज, 3 डीऑक्सीराइबोज और 2 डीऑक्सीराइबोज। तो आपने याद रखना है कि 2 डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो डीएनए में होता है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे जो OH होता है उसमें से O को रिमूव कर देते हैं और H खाली बच जाता है, तो O को रिमूव करने से डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, तो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी सबको बुक में से सब बुक में लिखी हुई है। F2 की ग्रेटर होती है Cl2 से, Cl2 की Br2 से, और Bl2 की ग्रेटर होती है I2 से। तो अगर इस आर्डर को देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन रहा है? F2 ग्रेटर दैन Cl2 ग्रेटर दैन Br2 ग्रेटर दैन I2। आपने हैलोजन एसिड की भी याद रखनी है। हैलोजन एसिड में से HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, HBr से HBr की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, HCl से HCl की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है HF से। अब ये देखें, अगला MCQ हमारे पास 73 वाला, स्ट्रांगर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांगर इज़ दी। अब ये देखें, जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जो नीचे होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पूछ रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लो होती है, लो रिडक्शन पोटेंशियल, और नीचे रिडक्शन पोटेंशियल हाई होती है। तो स्ट्रांगर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांगर इज द रिडक्शन पोटेंशियल। आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखना है। तो IUPAC नेम ऑफ डाइविनाइल एसिटाइलिन, डाइविनाइल एसिटाइलिन का फार्मूला होता है CH2CH। ये पंजाब की बुक में बना हुआ है, बाकी बुक का मुझे सही तरह पता नहीं। CH2 डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो इसका उसने पूछा है कि क्या होगा IUPAC नेम। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाएं तो किसको प्रेफर करेंगे? उसको प्रेफर करेंगे जिसको नंबर कम मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहा है, तो नंबर यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास? 1 2 3, 3 पे आइन आएगा। अब ये देखें, चार्ली और डेल्टा तो ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि वो 5 पे आइन रख रहे हैं। पहला है ए ऑप्शन है 1,5 हेक्सा डाई आइन 3 ईन, नहीं 3 पे आइन आना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बीटा हो गया हमारे पास। कार्बोनाइल ग्रुप अंडरगोज, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स में, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। एसिड कैटालाइज या बेस कैटालाइज, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अल्फ़ा 75 वाला MCQ है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस व्हेन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद। तो ये भी पंजाब की बुक में से MCQ उठाया गया है। तो आपने याद रखना है कि जब HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो अमाइनो एसिड के साथ, तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं अमाइनो एसिड जब HNO2 के साथ रिएक्ट करता है। 77 वाला MCQ है, द pK वैल्यू ऑफ CH3, ये वाला फार्मूला लगाना है। pH वैल्यू उसने कैलकुलेट करने को है, तो हमारे पास फार्मूला होता है pKa प्लस log साल्ट ओवर एसिड की कंसनट्रेशन। अब देखें, pK वैल्यू CH3COH, pK उसने 4.74 दी है, प्लस log
इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। इक्विमोलर है 1 1 दोनों की कंसनट्रेशन 1 1, log 1 0 तो 4.7, log 1 होता है 0, ये 1 1 से कैंसिल होगा, log 1 0 हो जाएगा, 4.74 pH इसकी आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया 4.74। 79 वाला MCQ है एसीटोन कैन बी obtained बाय ओजोनोलाइसिस। तो आपने याद रखना है कि जो आइसो आइसो जो भी कंपाउंड होगा, जो अल्कीन में आइसो कंपाउंड होगा मतलब उसमें चेन होगी तो वो कीटोन देगा। अगर स्ट्रेट चेन होगा उसमें कोई चेन नहीं होगी तो वो अल्डिहाइड देगा। तो उसने यहाँ किसका पूछा है, एसीटोन का पूछा है। तो आपको कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, आइसोब्यूटीन इसका आंसर होगा, क्योंकि उसमें ब्यूटीन के साथ आइसो, आइसो मतलब एक चेन आ जाती है उसमें, ये स्ट्रेट चेन उसमें से एक चेन आइसो। स्ट्रेट चेन जो अल्कीन होगी वो अल्डिहाइड देगी, और जिसमें एक या दो जो दो ब्रांच आ जाएंगी आइसो होगा उसमें वो कीटोन देगा। उसने एसीटोन पूछा था तो एसीटोन देता है ओजोनोलाइसिस ऑफ आइसोब्यूटीन। तो 80 वाला MCQ लास्ट MCQ हमारे पास, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। तो आपने याद रखना है जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, डाइपोल मूवमेंट नॉन ज़ीरो। अब ये देखें इसमें भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं H2O में, ये भी नहीं हो सकता ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट। NH3 भी नहीं हो सकता, PCl3 में भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। BF3 का स्ट्रक्चर होता है BF3 इस तरह ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो होगा। यकीनन आपको इस डिस्कशन से फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी और पेपर की डिस्कशन चाहिए।